स्टार्ट करते हैं। In the last class, we have seen two types of conductors. One was electrolytic and another was electronic conductors. दोनों के बीच में डिफरेंस देखे थे कि क्या होते हैं दोनों का मतलब। दोनों कंडक्टर्स है, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट दोनों का तरीका अलग अलग होता है कंडक्ट करने का। एक इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आयंस के थ्रू। आयंस का मूवमेंट होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका एग्जांपल मेटल्स हो गए। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन इनटू अनदर। ठीक है। और जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ये आयनाइज होते हैं या डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस में, और वो आयंस फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। मतलब दे कंप्लीट द सर्किट बोलना चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अल्टीमेटली वहां पे भी आयंस का मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। बट यहाँ हम कंडक्शन की बात करेंगे, कैसे कंडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये दो टाइप के कंडक्टर्स देखे थे हमने फिर इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में कुछ फैक्टर्स लिखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के कंडक्टेंस को कम या ज्यादा करेंगे। तो उसमें एक फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एक फैक्टर कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट पोलर होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। सेकेंड हमने बात की थी इसके कंसंट्रेशन की। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। उसका कारण क्या था? इंटर आयनिक इंटरैक्शन। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहले से ही सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएटेड है, तभी तो उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज द वन इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर पार्शियल डिसोसिएशन है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, बट जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा इंटर आयनिक इंटरैक्शन भी होगा। ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं लेंगे अपन, हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे, सारे आयंस या सारे मॉलिक्यूल्स आयंस के फॉर्म में है, इंटर आयनिक इंटरैक्शन भी कम होगा, तो दे कैन इजीली मूव और कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ये भी था, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी कम होगी। उसका रीजन साफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस आपके कम होंगे। क्लियर है। और एक फैक्टर हमने टेम्परेचर देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। देखो पूरा खेल डिसोसिएशन का है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर आयंस बनेंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए अभी हमने बोला ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी आयंस के कारण होती है, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो इनके लिए फैक्टर अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस मेटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो बाहर आएंगे ना। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही है जो बाहर आके कंडक्ट कर पाएंगे, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर रहते हैं। तो जितने ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इन द सेम वे जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और आयंस ज्यादा किसमें होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे आपके? जितने भी क्या वीक एसिड एंड वीक बेसिस। क्योंकि जितने भी वीक एसिड्स है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल वीक एसिड का, एक एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक बेस हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। क्लियर है। तो ऐसे बेसिस को हम लेंगे तो ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। इनके सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं हो पाएंगे, तो लेस आयंस तो कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी का मतलब समझ रहे हैं ना?
कंडक्टिविटी ज्यादा होना मतलब करंट ज्यादा फ्लो करना, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो दे विल बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेस के लिए NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सारे के सारे KH मॉलिक्यूल K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे। सारे के सारे HCl मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे, क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ आयंस लीडिंग टू मोर कंडक्टिविटी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। बट कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब आपका HCl सोल्यूशन में HCl का अमाउंट ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, सारे के सारे HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे। अब इंटरआयनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जो मैंने यहां लिखा है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव का फिर से मिलके HCl ना बना, अगर दूर दूर रहेंगे तो नहीं बना पाएगा, पर अगर इतने ज्यादा आयंस की पास पास हैं तो वापस से इंटरेक्ट करके HCl फिर बन जाएगा। तो उस केस में आयंस कम हो जाएंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। हाँ, तो हो सकता है, मतलब बेसिकली हमें इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम करना है, बट मैं तो कंटेनर उसी में ही कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। या तो आप उसको डाइल्यूट करना चालू करो, डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सोल्यूशन का, अपने आप जगह बढ़ जाएगी। तो अब जो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव पास पास थे वो थोड़े दूर हो जाएंगे, इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए जब हम डाइल्यूट करते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन को तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन। ये पॉइंट याद रखना, आज अपन फिर इसको डिस्कस करेंगे। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, समझ रहे? क्योंकि मोर एंड मोर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, कारण क्योंकि उनमें और नए आयंस बनेंगे ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नए आयंस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही फुल्ली आयनाइज्ड है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, ये ऑलरेडी मान लो इसके 10 मॉलिक्यूल ऐसे भी, तो ऑलरेडी 10 H पॉजिटिव Cl नेगेटिव 10 बने हुए हैं। डाइल्यूशन करके हम इनको थोड़ा दूर कर देते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट जब मैं बात करूंगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये पार्शियली आयनाइज होता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल होंगे तो हो सकता है 5 मॉलिक्यूल ही ब्रेक होंगे, बाकी 5 नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ब्रेक, वो तो डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है इसका। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट या आयनाइज, ठीक है। बट इसमें जब आप पानी ऐड करते हो ना तो कुछ आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स और आयनाइज हो जाते हैं। तो जब हम दोनों की कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे, इसके साथ डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूट मैं दोनों को करूंगा, दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ेगी नो डाउट, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम बढ़ेगी। उसका कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट में नए आयंस बनने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नए आयंस नहीं बनेंगे, पहले से ही सारे आयंस बने हुए हैं, बस वो थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम होगा। बाकी कंडक्टिविटी दोनों में बढ़ेगी, पर ज्यादा जो फास्टली बढ़ेगी ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में होगी। उसका ग्राफ हम आज देखेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। राइज हैंड बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली जाके वो चीजें डिपेंड करेगी उसके कंसंट्रेशन पे ही। अगर आप साइज मान लो बड़ा ले लिए और फिर अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो फिर तो अल्टीमेटली पूरी बात कंसंट्रेशन पे आ जाएगी। नहीं बोल रहा, इससे तो मना कर दिया ना कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हिंट डालना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अभी तक जो आप लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हुए आए हो क्लास 10th में, वो रेजिस्टेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के थे। एक वायर ले लो, उसका एक कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस होगा ना, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है। बट अब जो हम कंडक्टर पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो ये भी कंडक्टर है तो इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। एवरी कंडक्टर हैज गॉट सम रेजिस्टेंस, इनफैक्ट एवरी इंसुलेटर आल्सो हैज गॉट सम रेजिस्टेंस। ये कि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए करंट जीरो हो जाता है, समझ रहे हैं ना? करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा। ये ओम्स लॉ बोलता है। ओम्स लॉ भी याद है, V = IR।
यहाँ V की जगह हम E यूज करेंगे, एक ही मतलब है, ईएमएफ बोलो या पोटेंशियल बोलो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जब कंडक्टिविटी या करंट ही रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस भी रेसिप्रोकल ही होगा रेजिस्टेंस का। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम, कंडक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। इसमें लिखना, every substance offer resistance, every substance offers resistance, every substance offers resistance to the flow of electricity, to the flow of electricity, to the flow of electricity. The exact value of resistance, the exact value of resistance, the exact value of resistance is given by Ohm's law, is given by Ohm's law, is given by Ohm's law. That is, R is equals to V by I या E by I, ठीक है। R is equals to V by I, ठीक है। V लिखो, बट कंफ्यूज नहीं होना, कहीं E होगा तो भी वही चीज है, ठीक है। V by I, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम, ठीक है। लिखना नीचे, the unit of resistance is, the unit of resistance is, the unit of resistance is ohm, 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 symbol omega. Next, the reciprocal of, again end में, the reciprocal of electrical resistance, the reciprocal of electrical resistance, the reciprocal of electrical resistance is termed as conductance, is termed as conductance, is termed as conductance. कंडक्टेंस नहीं पढ़ा होगा ना आपके फिजिक्स में? जी जी जी, सिग्मा कंडक्टिविटी है। हाँ, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, ठीक है। तो लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G इज इक्वल्स टू 1 बाय R, G इज इक्वल्स टू 1 बाय R, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम बोल लो, या फिर आप इसको ओम इनवर्स भी बोल सकते हो, या फिर सीमेंस, तीनों ही बोला जा सकता है। हाँ, इसको सीमेंस बोलते हैं, ओम इनवर्स को ही सीमेंस बोलते हैं, ठीक है। यूनिट इज पर ओम, या ऐसा आप इसको नाम में भी MHO लिख सकते हो, ओम का उल्टा, है ना। ओम आपका OHM है, ओम का उल्टा MHO, ठीक है। नेक्स्ट नहीं डालना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखना नीचे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, resistance of a conductor is directly proportional to length of a conductor, length of a conductor, length of a conductor, and inversely proportional to its area of cross section, inversely proportional to its area of cross section. Inversely proportional to its area of cross section. देखो बात, हाँ
बता वही, अगर वही बोल ही रहा था क्योंकि हम का बात चल रही है। तो देखो वायर में तो ये चीज मेजर करना आसान है ना। अगर आपका ये एक वायर है तो इसका लेंथ आप मेजर कर लोगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप पाई आर स्क्वायर करके निकाल लोगे, रेडियस पता करके, ठीक है। बट यहाँ हमें कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस किसका निकालना है, एक कंडक्टिविटी सेल का, एक सेल का, राइट। अब सेल में ये एल का मतलब क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। आप दो इलेक्ट्रोड रख लो ना, एक एनोड एक कैथोड, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका एक सेल है तो सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है उनके बीच के डिस्टेंस को हम एल बोलेंगे यहाँ पे, और ये जो आपका बीकर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ए बोलेंगे। समझ में आ रही बात। जो आप वायर्स लेते हो उसके लिए एल और ए अपन ऐसे निकालते थे, बट यहाँ पे सब चीजें अपन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी जो दो इलेक्ट्रोड्स होंगी उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम एल बोलेंगे, और इस पूरे बीकर के क्रॉस सेक्शन को, इसको अपन सेल बोलते हैं, इसको अपन उस सेल के क्रॉस सेक्शन को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे ए। बाकी फैक्टर वही है कि R is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली इसके मेजरमेंट के लिए एक स्पेशल कंडक्टिविटी सेल बनाया जाता है, जहां पे आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप करोगे, है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा और दोनों के बीच का लेंथ एल हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, ठीक है। उसको कंडक्टिविटी सेल बोलेंगे, क्योंकि हम इसका रेजिस्टेंस निकालने पे वही व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करेंगे जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। वहां पे कैसा रखते थे आप लोग, एक ये रेजिस्टेंस होता है आपका R1, ये हो गया आपका R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, ऐसा कुछ होता था। अभी अभी तो पढ़े हो रिसेंटली, R1 R2 R3 एंड R4, जिसमें ये रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल, हाँ बीच में गैल्वेनोमीटर रहेगा, और ये रेजिस्टेंस आपका क्या रहता था, वेरिएबल, बीच में आपके गैल्वेनोमीटर यहां लगाते थे ना, ठीक है। और R2 आपका अननोन रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। इतना काम हम करने से अच्छा हम मल्टीमीटर से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, सिंपल सा चीज होता है। मल्टीमीटर सुने आप लोग, एमीटर सुने हैं ना, एमीटर करंट मेजर करता है, और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। तो आजकल आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ही मीटर है जो करंट, वोल्टेज, हाँ क्या पोटेंशियोमीटर तो आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही हो गया। नहीं, पोटेंशियोमीटर तो भैया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वो जॉकी वाला बोल रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर आता है आजकल मार्केट में। आप उसके दो एंड्स को वायर में लगा दो तो वो करंट भी बता देगा, आप करंट मेजर करोगे तो, अगर वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज बता देगा, और अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो आप वो दोनों टर्मिनल से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो, वो रेजिस्टेंस भी बता देगा ओम में। बस आपको सेट करना पड़ेगा उसको कि आपको अभी क्या मेजर करना है। एक्चुअली इट लुक्स लाइक दिस, देखो ऐसा कुछ होगा। वैसे देखिए आप लोग फिजिक्स में लैब में गए कभी बार, कुछ ऐसा होता है। हाँ तो इसी को तो मल्टीमीटर बोलते हैं। मल्टीमीटर नाम क्यों पड़ा कि मल्टीपल चीज एक ही काम एक ही मीटर कर देगा ना। अभी तक आप वोल्ट मीटर पढ़े, वो अलग से आपका वोल्टेज मेजरमेंट किया था, करंट मेजरमेंट किया, एमीटर पढ़ते हो, इसको अपन वो कहते हैं मल्टीमीटर। ये बीच में जो नॉब है ना, ये नॉब से आप सेट कर लो आपको क्या मेजर करना है। अगर आपने इसको पोटेंशियल में सेट करके रखा हुआ है, मुझे मैंने देखा नहीं, अभी तो पूछा तो फिर क्या उसको क्या बोल रहे थे सर, उसको क्या बोल रहे थे, कुछ तो नाम बोले होंगे उसका, क्या है, क्या हो गया, समझ गया नहीं, है ना। तो ये तो खैर अपन एकदम ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप R1/R2 = R3/R4 करोगे जब तक ये G नल पॉइंट नहीं आ जाता, और फिर आपका R2 का मेजरमेंट हो जाएगा। तो यहीं पे अब अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए ना, अब यहीं पे वो दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे, समझ गए, जो मैं आपको बताया ना कि दो, एक कंडक्टिविटी सेल होगा जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप होंगे, और उसी का तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमारे कंडक्टिविटी सेल या हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रेजिस्टेंस, किसमें कितना रेजिस्टेंस है, फिर हम उसकी कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसका ये रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे एक वायर लगाया जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है,
अब उसकी जगह आप यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दोगे, वो कंडक्टिविटी सेल होगा ना आपका, इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, वही चीज है। ठीक है, मतलब आप अब आप इसको R2 बोलोगे। ठीक है, तो क्या लिखे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, या फिर R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, जहां पे रो क्या है आपका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका नाम भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि उसका वैल्यू रेजिस्टेंस का 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी के बराबर होगी। मतलब if L is equals to 1 and A is equals to 1 meter square, then rho is equals to resistance. ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपन रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल when length of the wire is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square. ऐसे आप किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया चेंज करने से चेंज नहीं होती, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। आप मटेरियल चेंज करो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ये आप लोग 10th में पढ़ते थे राइट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी लिख ली है वाला चीज, इक्वल टू करके रो लिख लिए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी और रो का यूनिट क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल हो जाएगा ना, रो इज आर ए बाई एल, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल होगा ऐसा, दैट इज ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, एक एक मीटर कैंसिल, तो आपका यूनिट क्या बन जाएगा ओम मीटर। देख लो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। सानिया फॉलो कर रहे हो, रेजिस्टिविटी हो गया आपका ओम मीटर। यस सर। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो जल्दी से फटाक से। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter। सेंटीमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड्स 1 मीटर दूर थोड़ी ना रहेंगे, समझ रहे हो। 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. Area of cross section is 1 centimeter square. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। आप बोल सकते हैं बट अपन ऐसे कोई मतलब से पॉइंट उसका नहीं दिखे, बाकी आप वैल्यू पर देखोगे तो एल ए पे डिपेंड कर रहा है। देखो एल और ए ना किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट हो जाता है, अगर आपने सेल फिक्स कर दिया मतलब एल और ए फिक्स हो गया ना, नहीं आप चलते रिएक्शन में एल और ए का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे बीकर कंडक्टिविटी सेल तो फिक्स हो गया ना, निकाल के वापस मतलब कंडक्टिविटी सेल तो वही है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे चेंज करोगे, या तो सेल ही चेंज करो। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही कंडक्टिविटी के बारे में लिखते हैं, नीचे लिखना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, वैसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज resistivity is known as reciprocal of resistivity is known as conductivity it is denoted by कप्पा, ऐसा लिखना और नाम लिखना उसका कप्पा, denoted by कप्पा। फिजिक्स में तो आपको पढ़ा ना, हाँ ठीक है, सिग्मा उसके लिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के लिए, कप्पा हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए से आप। ठीक है,
कप्पा, ठीक है। देखो मतलब आपका R इज इक्वल्स टू 1/G था, और अब आपका कप्पा इज इक्वल्स टू 1/, ऐसा लिख सकते हैं, यही तो लिखे ना अभी अपन, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी, ठीक है। और रो का वैल्यू हमने क्या निकाला है अभी, R A/L, उसका ऊपर लेके जाते हैं, L/RA, ठीक है। अब 1/R आपका G हो जाएगा, वहां से लिख सकते हैं। तो 1/R को मैं G से रिप्लेस कर दिया, और L/A को मैं कांस्टेंट नाम दे दूंगा, जिसको अपन G स्टार बोलते हैं ना, कि कांस्टेंट हो जाएगा L/A का वैल्यू। तो L/A इज नोन एज सेल कांस्टेंट, ठीक है। L/A को हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट, जहां पे G स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा सेल कांस्टेंट का, पर मीटर, वेरी गुड, पर मीटर। L/A है ना, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर सेंटीमीटर या पर मीटर, क्लियर है ये पक्का। तो L/A किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, है ना, क्लियर साधना। ठीक है, इतना लिखना, फिर मैं G के बारे में यहां लिखना, वेयर G स्टार इज सेल कांस्टेंट, जिसका यूनिट है पर मीटर और पर सेंटीमीटर। Done? क्लियर है सबको। तो हम पहले पढ़े रेजिस्टेंस, फिर पढ़े कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो ये आर, रो और जी, ये तीनों सिंबल फिजिक्स में भी सेम थे, बट यहाँ पे कंडक्टिविटी का सिंबल कप्पा हो गया, वहां पे सिग्मा था। बाकी चीजें अभी तक सब सेम, राइट। नेक्स्ट लिखना मोलार कंडक्टिविटी, अगला हेडिंग है मोलार कंडक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे आप कंडक्टिविटी को भी कंडक्टेंस के हेल्प से डिफाइन कर सकते हो ना, जैसे हमने पीछे रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के हेल्प से डिफाइन किया ना, लेंथ ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर ले लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर ले लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिए। वैसे ही आप इस फैक्टर से या इस इक्वेशन से कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हो कंडक्टेंस के बराबर। कैसे बोलेंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, वही लेंथ between the electrode is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter। क्लियर है, लिख सकते हैं ना, तो मैं नहीं लिख पा रहा डेफिनेशन की। चलो क्या लिखो, मोलार कंडक्टिविटी लिखो, इसका डेफिनेशन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखो, अब अपन केमिस्ट्री वाले कंडक्टिविटी में घुस रहे हैं ना, मोलार आ गया मतलब अब केमिस्ट्री से रिलेटेड है सॉल्यूशन, और मोलार मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन molar conductivity of a solution is defined as the ratio of conductivity to concentration, conductivity to concentration, मतलब अच्छा, और it is denoted by ये लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। एक लैम्डा और पढ़े हो आप लोग ना, ये वाला, इसका ऊपर एक सर भी होता है ना, ऐसा है ना, ये काट दोगे तो नीचे वाला जो बचा है वो भी लैम्डा है। जैसे अपन इसमें पढ़ते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट्स में, कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है, दोनों को ए बोलते हैं, बस वैसे ही ग्रीक लेटर्स में भी स्मॉल और कैपिटल होता है।
तो जो आप लोग अभी तक पढ़ते गए ना वो स्मॉल लैम्डा था और ये वाला कैपिटल लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा एम से डिनोट करेंगे अपन मोलार कंडक्टिविटी को, एम नीचे लिख दिए ना, दैट एम स्टैंड्स फॉर मोलार कंडक्टिविटी, क्लियर है। और फिर जो डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन क्या बनेगा, कप्पा अपॉन मोलारिटी, समझ रहे हैं। हाँ, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ही लेते हैं अपन जनरली सॉल्यूशंस का, मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको, मतलब अगर आपको सॉल्यूशन का मोलारिटी पता है, आपको सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पता है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो तो मोलार कंडक्टिविटी निकल जाएगा, समझे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि कंडक्टिविटी पर मोल लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अपन उसको उससे डिवाइड कर रहे हैं ना। मान लो अगर आपकी कंडक्टिविटी या सॉरी कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर है, तो आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो वो आएगा किसके लिए वैल्यू, 1 मोल पर लीटर के लिए वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो मोलार कंडक्टिविटी का मतलब आप बोल सकते हो कि पर मोल पर लीटर कितनी कंडक्टिविटी है आपके सॉल्यूशन की, एम आई क्लियर, उसको अपन मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्लियर है सबको। अब देखो मोलार कंडक्टिविटी में मोलारिटी जो हमारी होती है ना वो मोल पर लीटर में होती है, ठीक है, मोल पर लीटर। बट अब ऊपर जो हमारा कप्पा है, अच्छा कप्पा का अपन यूनिट नहीं लिखे, क्या होगा यूनिट, नहीं लिखे, नहीं लिखे। कप्पा का यूनिट क्या होगा, यहीं से निकलेगा, देखो कप्पा क्या है, अगर आप G इंटू जी स्टार कर रहे हो तो G क्या है, इट इज कंडक्टेंस, तो कप्पा का यूनिट क्या होगा, सीमेंस तो हो गई, और इसका यूनिट क्या था, पर मीटर, यानी कि सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि सीमेंस अपने आप में पर ओम हो गया ना, वो यूज कर लो, एक ही मतलब, पर ओम पर मीटर बोलो या सीमेंस पर मीटर बोलो, एक ही मतलब, ये सीमेंस का मतलब ही पर मीटर होता है, पर ओम होता है ना। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। हाँ, पिछले वाले का यूनिट नहीं लिखे, यूनिट लिख लो। कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस को आप पर ओम भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है, ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं। अब मोलारिटी इज इन मोल पर लीटर जनरली, ठीक है, बट कप्पा इज इन सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर, मतलब मुझे इस लीटर को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। क्या रिलेशन होता है, हाँ, मीटर क्यूब और लीटर या सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में मुझे रिलेशन चाहिए। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर्स होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है। देखो इसको याद कैसे रखोगे, मतलब मैं कैसे याद रखता हूँ बताता हूँ आपको। मैं मान लेता हूँ कि 1 मीटर क्यूब का मेरे पास यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, 1 मीटर क्यूब समझते हो ना, 1 मीटर इतना होता है, इतने का लेंथ, इतना ही ब्रेथ और इतना ही हाइट का एक क्यूब यहाँ पड़ा हुआ है ना। मैं पानी भरना चालू किया तो इसमें 1000 लीटर पानी भर सकता हूँ, बस ऐसे मैं याद रखता हूँ लिटरल। ये तो ये थोड़ा बहुत मुझे भी याद नहीं रहता, बट ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इतना बड़ा बॉक्स है ना वो, उसमें 1000 लीटर पानी तो भर ही सकते हो। वो सिंटेक्स की टंकी जो ऊपर होती है उसमें तो कितना 500 लीटर 1000 लीटर पानी आ जाता है, राइट। तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, याद रहेगा ये हमेशा, ये रिलेशन है ना इसके बीच में, राइट। अब लीटर पर लीटर मतलब 1 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होगा, और नीचे ले आया। हाँ वो भी कर लेंगे, अब मीटर निकल गया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो और आसान हो गया। तो इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ कन्वर्जन वाला। तो क्या बात की हमने, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, यहाँ पर क्लियर है। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये हो गया लीटर और मीटर क्यूब के बीच का रिलेशनशिप, राइट। अब लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं। 1 लीटर को ऐसी रहने दो, इस मीटर की जगह सेंटीमीटर रख दो ना, इसको मत छेड़ो, इसको ऐसी रहने दो, मीटर की जगह रख दो 100 सेंटीमीटर, और ये पूरे का क्यूब है ना, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब रटना नहीं है कि क्या होता है, आप लोग तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 इंटू ये आपका 10 टू द पावर 6 हो जाएगा पूरा, 100 इंटू 100 इंटू 100 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर। बस इसको तो सॉल्व कर लो, क्लियर है। ये 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन, और ये 1 लीटर और मीटर क्यूब के बीच में रिलेशनशिप, क्लियर है, राइट। अब
कप्पा की फॉर्मूले में वापस आ जाओ, सॉरी कप्पा नहीं, लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या था? कप्पा अपॉन मोलारिटी। ठीक है, अब अगर कप्पा मेरा है सीमेंस पर मीटर में, कप्पा सीमेंस पर मीटर है ना, अभी अभी यूनिट लिखे थे, या सीमेंस पर सेंटीमीटर, अपॉन मोलारिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। तो ठीक है, इस लीटर को ऊपर लेके जाता हूं, सीमेंस पर मीटर, ये लीटर ऊपर चला गया, अपॉन मोल। यहां तक क्लियर है सबको? यूनिट डिराइव कर रहे हैं अपन किसकी? मोलार कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की तो पता है कप्पा की सीमेंस पर मीटर होती है, वी आर फाइंडिंग द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो लीटर, लीटर की जगह ये लिख सकता हूं सीमन पर मीटर, और लीटर की जगह 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन हो जाएगा, यानी कि 1000 से डिवाइड करूंगा अगर मैं मोल पर लीटर में ले रहा हूं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, और यही 1000 से मल्टीप्लाई होगा अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? ये मीटर -1 और ये मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये पर मोल ऊपर, मोल ऊपर होके पर मोल हो जाएगा। तो लैम्डा एम का यूनिट क्या हुआ? सीमेंस वैसा का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। नहीं, मैं तो सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूँ, वो तो मैं कन्वर्जन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर देना। समझ रहे? मतलब अगर क्वेश्चन में, अब ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में मोलारिटी मोल पर लीटर में दी हुई है और आपको आंसर सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में लाना है, तो आप 1000 से डिवाइड कर देना उसको, जो भी वैल्यू आएगी 1000 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जनरली देखोगे आपके बुक में फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा होगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर। समझ गए? ये मोलारिटी मोल पर लीटर में दी हुई है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। पर अगर पहले से ही क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो फिर 1000 मल्टीप्लाई मत करना। समझ में आ रहा है? 1000 अगर आपकी बुक में कहीं लिखा होगा तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर यहाँ पहले से ही मोलारिटी सेंटीमीटर क्यूब में है। ये हमने 1000 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोलारिटी मोल पर लीटर में। क्लियर है सबको? ठीक है, तो उसका यूनिट के लिए आपको थोड़ा बहुत ये सब नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना? अदरवाइज फॉर्मूला हमने लिख लिया, ये सबने लिख लिया फॉर्मूला, है ना? तो यूनिट आप यहाँ से चालू करना चाहो तो लिख सकते हो। यूनिट इसकी हो जाएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा एन का यूनिट, मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट। क्लियर है सबको? सानिया क्लियर है? यस सर। के बाद वाला जो फॉर्मूला लिखा है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, उसको भी लिखना है ऊपर 1000 मल्टीप्लाई और मीटर वाले में 1000 डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीटर और मीटर एक साथ नहीं आएगा ना, आप लीटर भी, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, तो आप लीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला लिखना है। और एक ये भी लिख सकते हैं कप्पा इनटू कप्पा अपॉन मोलारिटी इनटू 1000, ये हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये 1000 डिवाइड मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब आपका यूनिट लीटर में है, तब ये काम होगा। इसका यूनिट लीटर में है, मोलारिटी का। ठीक है,
अगर पहले से ही मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो फिर जरूरत नहीं है, आंसर आपका सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये सब आगे बढ़े। हाँ, चल क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। ये जितने फॉर्मूले अभी तक अपन पढ़े हैं उसको अगर मैं सम अप करूं तो क्या क्या हो गया फॉर्मूला? R इज इक्वल्स टू V बाय आई, रो इज इक्वल्स टू सॉरी G इज इक्वल्स टू 1 बाय R, फिर रो इज इक्वल्स टू R A बाय L, फिर कप्पा इज इक्वल्स टू G G स्टार या फिर G L बाय A एंड M इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन मोलारिटी। यूनिट के हिसाब से 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? ये अभी तक अपन आज जो पढ़ेंगे सारी चीजें। यूनिट्स की बात करूं तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम पर मीटर, जिसको अपन सीमेंस पर मीटर या पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। एंड लास्ट मोलार कंडक्टिविटी का सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है सारी यूनिट्स? चलो क्वेश्चन देखो ये वाला। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, वही रीडस्टोन ब्रिज से निकालनी होंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, ये इसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी दी हुई है, राइट? वी डिवाइड बाय द फैक्टर, ये देखो मोल पर लीटर में दिया होगा, ठीक है? सॉल्यूशन इज 100 ओम, तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, आपके पास कंसंट्रेशन C से डिनोट कर लेते हैं या M से डिनोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 मोल पर लीटर आपका कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट, if the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl is 520 ohm, resistance 520 ohm, conductivity 0.02 mole per liter. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. हमको इसी वाले सॉल्यूशन का क्या निकालना है? कप्पा एंड लैम्डा एन। The conductivity of 0.1, इसकी कंडक्टिविटी दी है कप्पा 1.29 सीमेंस पर मीटर। तो ये सारी चीजें नोन है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन वापस से। ये जो गिवन लिखा है ये समझ में आ रहा है ना? पढ़ने के बाद क्वेश्चन ये चीजें गिवन है क्वेश्चन में, यूनिट से भी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में। आपको पहले सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, बट दूसरे का कंडक्टिविटी पूछा है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा कंडक्टिविटी निकालना है ना, सबसे पहले ये याद रखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। जी स्टार पढ़े थे अपन, जी स्टार पढ़े ना? तो सेकंड वाले के लिए कंडक्टेंस तो आप निकाल लोगे जी 1/r करके। ये जी स्टार कहां से आएगा? जी स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट, जो कि सेल के लिए कांस्टेंट होता है, तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे कप्पा भी दिया, यहाँ पे आपको आर भी दिया, तो यहाँ से जी स्टार निकल जाएगा। आया ना? यहाँ पे आप वही करोगे ना, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार करोगे। जी आप यहाँ निकालोगे 1/100 करके, जी स्टार की वैल्यू निकल जाएगी, कप्पा अपॉन जी करोगे तो निकालो यहाँ से जी स्टार की वैल्यू, यहाँ पुट करो, कंडक्टिविटी आ जाएगी। और कंडक्टिविटी के बाद 0.02 से डिवाइड कर देना, मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी।
समझ में आ रहा है? 1.29 कंडक्टिविटी दी हुई है, आर आपका 100 है तो जी कितना हो जाएगा 0.01 1/100 ना। आप लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? शिवांश ऊपर से जा रहा है। पहले गिवन लिख लो, ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन ही है, तो आपको क्वेश्चन तो मिल जाएगा बुक से। पेज नंबर लिख लेना, 78 पेज नंबर है, एग्जाम्पल 3.4, क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 78 एग्जाम्पल 3.4। कितना है 129, ये पर मीटर होगा ना, पर मीटर। इसको आप पर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1.29 पर सेंटीमीटर। चेंज कर लो। अब यही जी स्टार की वैल्यू यहां यूज करके इसका कंडक्टिविटी निकालो, करो। हाँ नहीं, बट इसको भी कर सकते हो, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। कर लो, पर मीटर वाले को यूज कर लो, इसका भी यूनिट सीमेंस पर मीटर ही आएगा। कर लो 129 कर लो, जो भी कैलकुलेशन इजी पड़े देख लो। क्या जाएगा इसलिए कप्पा 29 जी इंटू जी स्टार, जी का वैल्यू 1/520, जी स्टार का वैल्यू 129, 129 अपॉन 520 ये करना पड़ेगा। तो कितना आएगा सॉल्व करने पे 0.2 कुछ आएगा, है ना। 129 को डिवाइड करोगे 520 से तो पहले तो कुछ नहीं जाएगा, फिर आप जब एक जीरो लेके आओगे नीचे तो ये 2 बार में जाएगा ना। आया कितना 1040, बचेगा 250। फिर एक जीरो लेके आओगे नीचे, ये 4 बार में जाएगा, 5 बार में पार हो जाएगा, तो 4 टाइम्स पे कितना हो जाएगा 2080, 2080 बचेगा कितना 420 का नंबर। ठीक है, तो एक और जीरो ले आते हैं नीचे, अब ये 8 बार, 9 बार में तो पार हो जाएगा। तो 0.248 इसका क्या आया, 0.248 यूनिट क्या होगा सीमेंस पर मीटर। ये हो गया इसका कंडक्टिविटी, राइट। अरे फॉलो कर रहे हो आप? तो भी तो नहीं है नहीं? हाँ, जी की जगह 1/520 तो रखो। सबका यहां तक समझ में आया सबको कप्पा? ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालना है अपन को मोलार कंडक्टिविटी की। यूनिट 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 क्या है मीटर स्क्वायर 1.4 गलत है, 1000 से डिवाइड किया है। फॉर्मूला लैम्डा एन का क्या फॉर्मूला है, कप्पा अपॉन कंडक्टिव मोलैरिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये मोल पर लीटर में है ना, और अपन को मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो आप क्या करोगे, कप्पा का वैल्यू आपने निकाला है 0.248 अपॉन 0.02 इंटू 1000। देखो क्या आएगा 0.248 नीचे 0.02 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हाँ 1 2 हाँ 20, तो 0.248 डिवाइडेड बाय 20 0.0124, ठीक है 0.0124, इसको आप 124 मतलब आपकी जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिया वो बता रहा हूं मैं आपको, 124 इंटू 10⁻⁻⁴ ये भी लिख सकते हैं।
पर यूनिट सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मिनट। अभी किसको डाउट है इसमें तो भी पूछ लो फटाफट, कहीं कुछ फंस रहे हैं क्या? देखो मोल पर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, और अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, बस यही करना है। समझ रहे हैं ना? कंफ्यूज नहीं होना, अपन निकाले हैं ये सारी चीजें, डिराइव किए हैं, ठीक है? लीटर में डिवाइड करना है, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई, और फिर इसको रटना नहीं, तो उल्टा कर दोगे, मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर दोगे और सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड कर दोगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो जहां 1% भी डाउट है तुरंत जो मैंने करके दिखाया वो करके देख लेना। चालू कहां से करोगे? 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है, 1 लीटर का मतलब 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब आ रहा मतलब 1000 से डिवाइड होना मीटर क्यूब में। क्लियर है? डन यहाँ तक सबका? सबका? मयंक पीछे, साधना डाउट है? इधर सामने हर्षा, समृद्धि, आगे बढ़ो प्रोजेक्ट का। क्रिश, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जस्ट अगला एग्जांपल, एग्जांपल 3.5, एग्जांपल 3.5 पेज नंबर जस्ट अगला 79। इसको ट्राई करो ना। आपके जो कंडक्टिविटी सेल होते हैं ना वो भी ऐसे ही होते हैं, सर्कुलर वाले, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको सर्कल का ही एरिया निकालना होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग वायर का कैसे निकालते थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? पाई आर स्क्वायर करके निकालते थे ना। तो ये जो आपके कंडक्टिविटी सेल्स हैं ये भी सर्कुलर फॉर्म में ही है। आप मतलब वो सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, जो ऊपर का टॉप वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर। मैं पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा, वो तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। मैं सिर्फ ऊपर का एरिया, वो वॉल्यूम है शायद, पाई आर स्क्वायर। हाँ ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ उतना मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन दिया आपके इलेक्ट्रोलाइट का NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, और उसका रेजिस्टेंस भी दिया है, मतलब R गिवन है, L गिवन है, A गिवन है, कंसंट्रेशन M गिवन है। अच्छा ये निकालना है, पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेना, ठीक है? डायमीटर गिवन, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी निकालना है यानी कि रो, फिर कंडक्टिविटी निकालना है यानी कि कप्पा, एंड मोलार कंडक्टिविटी निकालना है यानी कि लैम्डा। होगा? जल्दी ट्राई करो, चीज आते हैं कि तो मुझे बताते जाना, चेक करते जाएंगे। रेजिस्टेंस दिया है तो रो निकल जाएगा ना, रो आपका RA/L हो जाएगा, रो विल बी RA/L। स्टार्ट वहीं से करेंगे, रो से। 27.755 मीटर ये एरिया बता रहा है, 0.7850 into 10 to the power पूरा डालना दिया, वैल्यू पाई का है, सिर्फ ना आंसर लिखते हैं। 0.785 into 10 to the power ये तो एरिया आ रहा है, 0.785 into 10 to the power -4 आ रहा है सबका। आलस मत करो, ठीक है? ये आलस एग्जाम में भारी पड़ जाएगा। नहीं देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो आंसर चेक करते हैं, मैं बताता हूँ, हम लोग भी पेपर चेक करते हैं कॉलेज वाले बच्चों की, उनके पास आंसर की होती है। अब आंसर की में लिखा होगा 87.135 ओम मीटर, वो थोड़ा कैलकुलेट करते बैठे रहेगा कि ये अच्छा, ये बच्चे ने पाई लिखा तो वो कैलकुलेटर में थोड़ा बैठेगा कि चलो निकाल के देख लेता है यार। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उनको एक दिन में इतना बंडल कॉपी चेक करना है, सोच लो, ठीक है? तो इसलिए बोला था कि आंसर को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में करो और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के करो आंसर, अरे आपका सही होगा आंसर आगे कैलकुलेशन करके।
बट वो इतना एफर्ट करे नहीं करे क्या पता। वो तो नहीं करें। हमारी कॉपी में ऐसा मिलता है तो जल्दी क्या करें। Okay. किसी का आया क्या रेजिस्टिविटी? एनर्जी एरिया आया है। हाँ और सर 8.7 सर 0.87135 तो क्या आ रहा है? 0.87135 ये ओम मीटर है। ओम सेंटीमीटर में कर ले अच्छा दिखेगा। सर मेरा तो क्या नहीं आ रहा है? सर 87.13 87.135 एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है। ओम सेंटीमीटर, ये ओम मीटर में कर रहा था तो 0.87135 था ना। ओम मीटर सेंटीमीटर में करोगे तो याद आ जाएगा, ये आपके रो का वैल्यू है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कप्पा आ जाएगा। 0.875 into 10 to the 785 0.785 785 into 10 to the power -4 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर है ना। फिर रो के लिए फॉर्मूला लगाए RA/L कुछ कर रहा है। RA/L फॉर्मूला लगाओगे तो आपका रो का वैल्यू आ जाएगा। पर आप क्योंकि ए को भी मीटर स्क्वायर में रख रहे हो, लेंथ को भी मीटर में अगर रख रहे हो तो यूनिट बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं 50 सेंटीमीटर के लिए एरिया को मीटर स्क्वायर में रख रहे हैं, खिचड़ी नहीं पकाना है वहां पे, समझ रहे हैं। यूनिट्स का खिचड़ी पक जाएगा पूरा। सब यूनिट एक जैसे होने चाहिए। ऊपर अगर आपका एरिया मीटर स्क्वायर में तो नीचे लेंथ भी मीटर में होनी चाहिए, या लेंथ सेंटीमीटर में है तो ऊपर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है। लेंथ का दो अलग अलग यूनिट लेके मत सॉल्व करना। ये तो 9th क्लास से पढ़ते जाते जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करते हैं जिंदगी में, ठीक है। कंडक्टिविटी आ रहा है 0.01 कंडक्टिविटी तो बता पहले। अरे 0.0 0.012 एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं मैं। कप्पा का वैल्यू आ रहा है, इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे इस चीज को तो कप्पा का वैल्यू आएगा 0.01148 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये इसका रेसिप्रोकल कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू 1/, ये कप्पा का आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। एंड फाइनल मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। इसको सभी को सेंटीमीटर में निकाल रहे हो तो मोलार कंडक्टिविटी को भी सेंटीमीटर में निकाल दो। तो मोलार कंडक्टिविटी कप्पा निकाल चुके हो अपॉन इसका कंडक्टिविटी 0.05। अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हो तो ऊपर 1000, ठीक है। तो आंसर आएगा 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। हाँ, इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आज, ठीक है। आज ही बना लेगा या कल बना लेगा। डन। समझ में आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है कैलकुलेशन भी। वो तो निकाल रहा ना बैठे बैठे यहीं पे बिना कैलकुलेटर यूज कर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आलस कम करना है कैलकुलेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में ना ये जो अपन ये पढ़े ना डेल एम लैम्डा एम, इसका कंसंट्रेशन के साथ हम वेरिएशन पढ़ेंगे। जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। उसका ग्राफिकल मेथड भी देख लेंगे अपन, कैसे ग्राफिकली शो करेंगे इसको, ठीक है। तो संडे का संडे अगर मैथ्स या फिजिक्स का टेस्ट नहीं हो रहा है तो अपन केमिस्ट्री